हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। आई होप आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1, दैट्स कॉल्ड एज अ फिजिकल वर्ल्ड। वैसे ये चैप्टर अगर हम बात करें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड ऐसा मानता है कि ये चैप्टर एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। या तो इस चैप्टर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, या तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा जनरली ये समझता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर के अंदर आपको पूरा का पूरा आइडिया बताया गया है कि यहाँ पे आप 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में कुल मिलाकर क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। देर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जो आप शायद पढ़ चुके हैं, ऐसा दिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स मतलब 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 11th स्टैंडर्ड के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 में पढ़ेंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो 12th स्टैंडर्ड के पार्ट 2 में। या तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जब 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर, लास्ट पोर्शन आप पढ़ते होंगे, तब जो आप पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे एज ए फर्स्ट चैप्टर के अंदर एज ए इंफॉर्मेशन दिया है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें से 2 मार्क के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। वैसे इस पूरे चैप्टर की मैं बात करूं तो वहां पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे और 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करेंगे। ओके, अगर हम वन बाय वन एक पॉइंट यहाँ पे देखते जाए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जितना सिंपल तरीके से हम समझने का ट्राई करेंगे उतना अपने को ज्यादा है वो इसमें पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट वी कॉल्ड एज ए फिजिकल वर्ल्ड। अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स इस चैप्टर का नाम है, तो फिजिकल वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू इन बाय फिजिक्स। आपके दिमाग के हिसाब से आप क्या समझते हो फिजिक्स मतलब क्या? तो क्या आपने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा? देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जो आपने फिजिक्स के पोर्शन एज ए फिजिक्स पोर्शन आपने पढ़ा। अगर मैं लोअर स्टैंडर्ड की बात करूं तो आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा दैट वी कॉल्ड एज देयर आर सम सर्टेन ऑब्जेक्ट्स दैट वी कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हल्का बहुत पढ़ा। जैसे कि सॉलिड्स है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ काफी नजदीक होते हैं। लिक्विड में कोई शेप या ऐसा कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होता है। गैसियस पार्टिकल ऐसे है जहाँ पे वो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, उसका कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, ऐसा आपने पढ़ा। लिक्विड में भी आपने ऐसा समझा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी, कि वहां पे ऐसा बताया गया कि उसका कोई एग्जैक्टली शेप नहीं होता है, जिस वेसल के अंदर लिक्विड को रखो वो ऐसा बन जाता है। थोड़े और बड़े होते गए, अगर आप 8th स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की बात करें तो आपने पढ़ा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपने मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा हुआ है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। आपने री ऑप्टिक्स में से कुछ पोर्शंस पढ़ा, जैसे कि आप कह सकते हो लेंस फॉर मिरर फॉर्मूला, मिरेज। ओके, सो देयर आर सम पॉइंट्स जो आप लोगों ने फिजिक्स के पोर्शन के अंदर पढ़े। तो एग्जैक्टली ये फिजिक्स होता क्या है, ये आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझाने का ट्राई कर रहा है। एग्जैक्टली फिजिक्स मीन्स व्हाट? फिजिक्स मीन्स ऐसा कोई वर्ल्ड जो हमारे आजू बाजू है। अब जो भी चीज आपके आजू बाजू देखते हैं वो फिजिक्स है। कैसे? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं एक स्क्रीन के थ्रू। वो स्क्रीन कैसे बना, किस मटेरियल से बना, उस मटेरियल के अंदर ऐसा क्या हुआ, मैं आपके साथ कांटेक्ट कर पा रहा हूं, दैट्स कम्युनिकेशन, वो फिजिक्स है। ओके, आप मुझे और मैं आपको देख रहा हूं, हमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इज अ लाइट, वैसे हो तो भी लाइट इज अ पार्ट ऑफ अ फिजिक्स। हम एक दूसरे को देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम ऐसा कहते हैं कि आंखें हैं तो देख पा रहे हैं, गलत। इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व कि जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए, जस्ट इमेजिन दैट द मोमेंट, अगर मान लो कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ जब स्क्रीन का लाइट भी बंद हो गया और बाकी की लाइट्स भी बंद है, जस्ट फॉर अ मोमेंट, एकदम से ऐसा कुछ हो गया कि सब कुछ एकदम बंद हो गया,
आपकी आंखें होने के बावजूद भी आपको आपके जस्ट बाजू में बैठा हुआ कोई पर्सन भी आपको दिखता नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसके साथ साथ लाइट का और लाइट की रिफ्लेक्शन का होना भी जरूरी है। उसी अंधेरे के अंदर अगर आप थोड़ा टाइम एज इट इज रहने दो तो आंख जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और थोड़ा बहुत अपने को धीरे 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 आइडिया आने लगता है आजू बाजू क्या है। तो फिजिक्स इज बेसिकली अ वर्ल्ड अराउंड अस, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा एक सिंपल सा आइडिया है वो बताया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स। दैट इज फिजिक्स इज अ वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस मतलब क्या? तो कि जो भी फिनोमिना हम आजू बाजू में देखते हैं, वैसे काफी लोगों के दिमाग में जो बायोलॉजी वाले होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे आपने 10th तक ऐसा कोई ग्रुप नहीं पढ़ा था। 10th तक तो सब कुछ पढ़ना था। जैसे आप 11th आते हो, देर आर 3 ब्रांचेस, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज दैट वी कॉल एज आर्ट्स है। जैसे आप साइंस लेने की बात सोचते हो तो उसमें 2 ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है या बायोलॉजी ग्रुप है। उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, JEE करना है या नहीं करना। देर आर सम सर्टेन disciplines, there are we call it as branches, okay। बट अगर हम उसमें देखें तो what is a basic idea, तो कि बेसिक और बहुत ही सिंपल सा आइडिया क्या है। तो कि काफी लोग फिजिक्स को थोड़ा सा हेट करते हैं, या तो उसको समझ में कम आता है, या तो आजू बाजू वाले आपको ऐसा बताते रहते हैं कि यार फिजिक्स में ध्यान रखना और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि कोई नया नया 2 व्हीलर सीख रहा है, साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, साइकिल भी तो 2 व्हीलर ही है। ओके, वैसे स्कूटर को भी हम 2 व्हीलर ही कहते हैं। बट अगर हम जैसे वो साइकिल या तो स्कूटर सीखते हैं तो हमें ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आजू बाजू देख कर चलाना। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है? आजू बाजू देख कर चलाना। किसी इंसान ने वो किसी के साथ टकरा गया और उसको पूछा कि भाई क्यों टकराया, तो कि घर से इंस्ट्रक्शन था आजू बाजू देख कर चलाना, तो मैं आजू बाजू देखते देखते जा रहा था तो टकरा गया। ओके, फिर से घर वाले पीटेंगे, अरे यार ऐसा नहीं कह रहे थे, आजू बाजू देखकर गाड़ी सीधी चलाना। तो हम ऐसा कहते थे, यार ऐसा बोलो ना, सीधा जाना है, आजू बाजू देख कर चलाने से क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोलते ना कि आजू बाजू नहीं देखने का, सीधा देखने का। बट इट्स अवर प्रैक्टिकल लैंग्वेज। एट द सेम वे, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है और उस टाइम पे जब उसने पढ़ा हुआ है तब उसको फिजिक्स नहीं आता है तो आपको डर आता है। फिजिक्स में ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मान लो जिस किसी ने पढ़ा ही नहीं है फिजिक्स क्या है, पर आजू बाजू वाले से बात सुनते हैं कि यार साइंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं पर फिजिक्स में ध्यान रखना है, पर कोई ये नहीं बताता है कि ध्यान क्या रखना होता है। जैसे 2 व्हीलर चलाते वक्त हमें ये बताया जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर ये नहीं बताते हैं कि क्या करना है। उसी तरह से जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है वो बेसिकली इसी बात के ऊपर फोकस करवाता है कि फिजिक्स जैसा सिंपलेस्ट सब्जेक्ट एक भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स द इजीएस्ट वे टू लर्न फिजिक्स विद अस। व्हाई इट्स द इजीएस्ट वे दैट वी कॉल्ड? ताकि हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि आप अपना देखने का नजरिया चेंज करो, फिजिक्स भी अपने आप चेंज हो जाता है। Some people not taking a maths group, why? Because there is a maths, so they are just scared कि सर फिजिक्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी मैथ्स आता है ना। फिजिक्स में कौन सा मैथ्स आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सबसे ज्यादा आता है। पर जब वो फिजिक्स में आता है तब स्टूडेंट्स वो थोड़े से घबराए घबराए से रहते हैं कि अरे यार फिजिक्स के अंदर मैथ्स है, अरे यार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही तो है। फिर भी वो गलती करते क्यों? तो कि वही सभी चीजें मैथ्स के अंदर अपने को आती है, फिजिक्स में थोड़ी कम आती है। ओके, तो जिसने पढ़ा है, जिसको नहीं आता है, वो भी उसको अच्छा नहीं कहता, जिसने नहीं पढ़ा है वो दूसरों की बातों से कहता है। क्यों? बिकॉज दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। नो, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ फिनोमिना। जो भी फिनोमिना हम देखते हैं, जैसे कि टाइम चलते रहना, घड़ी का घूमते रहना, अर्थ का रोटेशन होते रहना, डे बाय डे ईयर्स चेंज होते रहना, हम एक दूसरे को देख पाते हैं,
any kind of phenomena, that is a physics. Okay, फ्लोर वेट है, आप स्लीप हो गए, दैट इज अ फिजिक्स. Okay, if you want to just take out the water from the well, you use the pulley, that's a physics. Okay, गाड़ी कहीं पे बंद हो गई है, लोग धक्का मार रहे हैं, but initially to push a car is a difficult because of static physics. Once it come into the motion, that is a rotational physics or a kinetic friction, rotational या तो vibrationals. Okay, तो अलग अलग टाइप के मोशंस आप देखते हैं. Okay, that we call as a kinetic friction, rolling friction. मैंने बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं बोला था. ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग. मैंने बोला और आपने कुछ सुना, सुन पाए, just because of physics. That is called as a sound wave. Okay, that's the waves. We call it as oscillations. It's a physics. So everything that is just जिससे हम surrounded है. कोई ऑब्जेक्ट कहीं से गिरता है तो ऑफ कोर्स नीचे आता है just because of gravitation. That is a physics. So physics is the only science that you relate with your day-to-day life very easily. अब जो रोज जीते हैं, I just told you that when you wake up in the morning and if you just take a brush, उसके ऊपर जो पेस्ट लगाने के लिए जो पेस्ट बाहर निकालते हैं, that's the physics. Okay, if you just press at any point on the toothpaste, पेस्ट बाहर आना, उसको हम कहते हैं फिजिक्स. इफ यू हैव नोटिस इन दैट वन मूवी दैट्स कॉल्ड द थ्री इडियट, तो वहां पे एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. एट दिस टाइम अनदर हीरो जस्ट टेल हिम, ओके, अपना हाथ ऐसे रख के वो देता है, ये है टूथपेस्ट. अब यही टूथपेस्ट जो निकला हुआ है उसको वापस इस ट्यूब के अंदर डाल के बता. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्यों? हाँ, डाल सकते हैं, पर जिस तरीके से वो इजीली बाहर आ रहा है उतना इजीली वो अंदर जा सकता नहीं है. अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो तो कोई भी ट्यूब हो ना, उसमें से जैसे वो क्रीम बाहर आता है, उस वापस उस क्रीम को उसी ट्यूब के अंदर ऐसे नहीं डाल सकते आप. So it's not like that. Everything is possible and हाँ, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है समझने का. ओके, तो फिजिक्स आपको ये सभी बातें बताता है. स्विच ऑन किया, लाइट हो गई, क्यों हो गई, वो हमें समझाते हैं. ओके, इफ यू एवर नोटिस, जैसे आप कार में बैठते हैं तो उसके जो मिरर होते हैं ना, वहां पे ऐसा एक इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है, सबको पता होगा. ओके, ऑब्जेक्ट इज अ मिरर that observe in that mirror. Okay, near than which is its appear, मतलब जो दिख रहा है उससे भी वो काफी नजदीक है. वहां पे एक अलग ही टाइप का मिरर होता है. ओके, इफ यू जस्ट टेक एज अ स्पून, तो शायद आपको 10th में ऐसे ही पढ़ाया होगा कि स्पून का जो पार्ट है, जो कॉनकेव, बैक साइड इज अ कॉन्वेक्स. ओके, तो ये सभी फिनोमेना है, दैट्स अ मिरेज टेक प्लेस, ये सभी फिनोमेना है. तो बस इस चैप्टर के अंदर ऐसी सिंपल सी बातें हैं. तो मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 बहुत ही सिंपल सा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं देना है, इसलिए हम भी उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ये चैप्टर के अंदर आई कॉल्ड, इट्स नॉट ए लर्निंग बट इट्स कॉल्ड एज ए जस्ट इंफॉर्मेशंस. ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशंस दिया जाए इसमें समझना कम है. आई रिपीट, इसमें समझना कम है, बस सिर्फ याद रखना है. और उसमें भी सबसे फायदा ये है, जो याद रहे वो रखने का, जो याद नहीं रहे उसको नहीं रखने का. वैसे याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो और भी अच्छा है, ताकि याद रहेगा तो एक प्रेशर बनेगा कि हाँ यार एग्जाम में पूछा जाए तो लिखेंगे लिखेंगे. नहीं याद रहता है तो कोई प्रेशर नहीं है, एग्जाम में इसमें से जो भी पूछा जाएगा ना वो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा. इतना सिंपल है. ओके, तो देखिए, फिजिक्स इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस, एंड द फिजिक्स इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड द नेचर. ओके, जो हमारे नोट्स जो हम आपको दे देंगे उसके अंदर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. साइंस ऑफ स्टडिंग द बेसिक लॉ ऑफ नेचर. ओके, हाँ, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, नेचर्स लॉ. दैट मीन्स द लॉ फॉलो बाय नेचर, दैट इज कॉल्ड द नेचर्स लॉ.
और इसीलिए फिजिक्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कोई भी चीज़ों को समझने में। एंड यूज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी वाइड स्प्रेडेड इन फिजिक्स। और इसीलिए जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि हाई फिजिक्स उसके अंदर मैथ्स उसके अंदर, नो, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। हमें क्यों ऐसा दिखाया जाता है या तो क्यों वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाए जाते हैं? एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो मैंने किसी को कहा, ऐसा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा ना, सिर्फ मैंने क्या कहा, मतलब क्या करेंगे आप, इधर आ एंड गेट आउट। मैं बोला कुछ नहीं, मैं बोला कुछ नहीं, पर इशारों में वो समझ गया। जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, distance traveled by an object in some specific time interval that is called as a velocity or the speed, you can say that, or the displacement upon time that is known as velocity. अब ये लिखना अच्छा है कि v is equals to d by t कर देना अच्छा है, तो आप सब लोग कहोगे यार यस v is equals to d by t, सिंपल है वो v equals to d by t। देखिए ये एक मजेदार पॉइंट होता है जो जनरली मैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता रहता हूँ कि अगर कहीं लिखा है v is equals to d by t, ठीक है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी है, d डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। अब आप इसको किसके साथ कंपेयर कर देते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा जो कुछ भी मैथ्स में आता था। अच्छा, मैथ्स में a का कोई मतलब था तो क्या नहीं, x का कोई मतलब था तो क्या नहीं, b कुछ था तो क्या नहीं, c कुछ था तो क्या नहीं, सबको क्या कहते थे, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे, तो क्या मैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखूं तो क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। नहीं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स आना चाहिए कि टी आना चाहिए, स्मॉल ए चाहिए कि कैपिटल, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फॉर्मेट चलता है, दैट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसमें कोई किसी का कोई मतलब नहीं था वो मैथ्स मजेदार लगता था अपने को। और यहाँ पे ये सिंपल है, v वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है, t टाइम है, तो अपने को डिफिकल्ट लगने लगता है। यहाँ हर एक का मतलब है तो हमें डिफिकल्ट लगता है, और जहाँ पे कोई किसी का मतलब नहीं है, जिसमें सच में कुछ समझने जैसा नहीं है, वो आपको अच्छा लगता है। अगर मान लो मैंने कहीं पे ऐसा लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता F इक्वल्स टू एम, ओके, तो सबको पता है F इक्वल्स टू एम क्या है, F फोर्स है, मास M मास है, A एक्सेलरेशन है, शायद सुना होगा ना आप लोगों ने ये, ओके, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मोमेंटम भी सुना हुआ है, ऐसा मुझे को कहा था किसी स्टूडेंट ने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या फोर्स में F की जगह पे मैं ऐसा कह दूं, मान लो मैं रैंडमली ऐसा लिख दूं ए इक्वल टू सी जेड, मान लो सर रैंडमली, और मैं ऐसा कहूँ ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो आप हंसोगे कि यार ऐसे कैसे फोर्स का फॉर्मूला है, नहीं क्यों, ए फोर्स है, सी मास है, जेड एक्सेलरेशन है, नहीं यार ऐसा नहीं चलता। अच्छा क्यों नहीं चलता है, तो कि यहाँ पे मतलब है एफ का, फोर्स का स्पेलिंग एफ से स्टार्ट हुआ, मास का स्पेलिंग एम से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ हर एक के कोई ना कोई मतलब है, ये एक फिनोमेना है। जबकि यहाँ पे किसी का कोई मतलब नहीं है। तो मैथ्स ऐसे बिना मतलब वाली बातों का डिस्कशन करता है, और उसमें आप प्रैक्टिस करते हो इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। फिजिक्स में हर एक चीजों का कोई ना कोई मतलब होता है, और वो मतलब आपको समझकर याद रखना पड़ता है, यू टू नीड पुट सम एफर्ट्स, और इसलिए वो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। ओके, क्या कभी कहीं ऐसा सुना कि आज मम्मी परेशान थी या तो पापा चिल्लाने वाले थे, तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया तो मम्मी खुश हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, थोड़ी ना डे टू डे लाइफ में ऐसा फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। पर हाँ हमें वो बात का बहुत ही अच्छी तरह से आइडिया है, कहीं जा रहा है, रास्ता गीला है तो स्कूटर धीरे धीरे चलाते हैं, फ्लोर है, पानी गिरा है तो साइड में से चलते हैं, वरना पता है कॉमन सेंस दैट वी कॉल्ड
कि यार गिर जाएंगे, बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन, दैट्स अ फिजिक्स। तो उसके बारे में अपने को मस्त पता है। पर जब ये ऐसे फॉर्मेट आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हाँ यार ये मैथ्स आ गया। अरे कहाँ से मैथ्स आया भाई, ये तो फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फिनोमिना आई। तो फिजिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, फिजिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ फिनोमिना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंसेस व्हाइल द मैथमेटिक्स इज द क्वीन। यहाँ पे किंग और क्वीन का जो मतलब है वो चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। ओके, मतलब यहाँ पे क्वीन का जो मतलब है वो क्वीन का मतलब हमें लेना है जो चेस के अंदर नहीं खेलते हैं, और वहां पे हम क्वीन कहते हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अवर फिजिकल फैसिलिटीज, ओके, तो उसके लिए physical facilities ever since existence of a humans to date, it's also due to physics। मतलब क्या, तो कि जो कुछ भी फैसिलिटी, जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, ओके, आदि मानव की अगर मैं बात करूँ तो वो आग जलाना, दैट्स अ फ्रिक्शन, दैट्स अ फिजिक्स। ओके, द बिगेस्ट इन्वेंशन दैट वी कॉल इज अ विल। ओके, तो अगर इंसान ने कोई भी बिगेस्ट इन्वेंशन किया हो तो वो विल बनाना है, उसके साथ काफी सारे बातें हैं वो जुड़ी हुई है। तो दैट्स अ फिजिक्स। उसको हम समझते हैं कैसे ये काम करता है, उसके हिसाब से काफी सारी मशीनरीज बन सकती है। तो हर एक चीज जो है वो हमारे आजू बाजू जितना है उसको फिजिक्स कहते हैं। एक मैंने एक एडिशनल पॉइंट रखा है कि फिजिक्स उसके अंदर क्या स्कोप और क्या टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आ सकता है। सो इट इज जस्ट पढ़ने वाले पॉइंट्स, आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इट्स वन थिंग इज क्लियर। आप एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो जो स्लाइड है उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो थोड़ा आपके लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आ सकता है। ओके, वैसे स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो जो भी स्क्रीन आए थोड़ा पॉज करो, थोड़ा पढ़ो, नोट डाउन करो, बात आगे बढ़ाओ। ओके, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें आती है। हैव यू थॉट अबाउट द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, जो चलता रहता है, समर, विंटर, मानसून वगैरह वगैरह वगैरह। The eclipse, the tides, the regular repetitions of a day and night, the bright celestial objects in the night sky, etc. ये जो कुछ भी हम देखते हैं, these all are about physics. We not only observe such physical events taking place in our day-to-day life. काफी सारे ऐसी बातें होती है जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए पर हम देखते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं तो उन सभी फिनोमेना के बारे में पता चलता है। So that gives basic curiosity idea about the physics, but find out and define that mechanisms from the series of systematic observations. जैसे सोलर एनर्जी, तो सन बिगिनिंग से, तब से है ना जब से अर्थ का एग्जिस्टेंस है। सोलर एनर्जी कितना यूजफुल है। ओके, बट काफी सालों के बाद ध्यान गया कि यार ये भी एक एनर्जी, एवरीथिंग इज अबाउट, एवरीथिंग इज अराउंड अस। वैसे दो ही चीजें हम कहते हैं, दो चीजें जिससे पूरा वर्ल्ड बनता है, एक होता है रेडिएशन और एक होता है मैटर। यहां अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता है या तो वो रेडिएशन है, दैट्स एनर्जी, या तो हम कहते हैं वो मैटर फॉर्म में है। ओके, वो थोड़ा सा हल्का सा फिलोसॉफिकल हाई लेवल हो जाता है, बट आई ट्राई कि हम उसमें भी आपको लेकर जाए ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है, ऐसा मुझे लगता है, मजेदार लगता है सुनने में। ओके, तो यहाँ पे द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन सच इवेंट्स आर टू बी डिफाइंड अनएम्बिग्युअसली एंड मीनिंगफुल। ओके, जो कुछ भी होता है हर एक के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। ओके, और वो हर एक फिनोमिना को अगर हम समझते हैं तो हमें फिजिक्स को समझने में, नेचर को समझने में ज्यादा मजा आता है। जितना हम नेचर को समझ पाएंगे उतना अपने को बहुत मजा आता है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। To derive laws or principles from such studies, such derived laws or the principles are to be tested in a wide perspective। जो भी लॉ हम वगैरह देखते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जगह पे ऐसा कहा था
Imagination is more powerful than the knowledge. If you have a good imagination, then you can be a good physicist. आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं. Okay, and I also believe that if you have a good observations, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप डे टू डे लाइफ में फिनोमिना में जो अच्छी तरह से देखते हैं, तो आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छा लग सकता है. एटलीस्ट जो यहाँ पे पढ़ते हैं उसको तो अच्छा लग ही सकता है इफ दे चेंज देयर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग. हो सकता है जब आप स्कूल जाओ, आपके क्लास में सब लोग चिल्लाते हैं हाई फिजिक्स, और आपको हो आहा फिजिक्स. हो सकता है पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, सोचने का तरीका अलग हो, एंड देन वी हैव टू डेवलप. हर एक चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ता है. अभी तक आपने जैसे सोचा है वैसे नहीं सोचना होता है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना होता है. अगर वो अलग तरीका में अप्लाई करते हैं तो अपने को मज़ा आता है, और हर एक चीज़ मज़ा करने के लिए तो होती है. ओके, वैसे काफ़ी लोग पढ़ाई को तो ऐसा मानते हैं कि पढ़ाई भी कोई मज़े की चीज़ नहीं है, बट आई बिलीव कि जिसमें मज़ा आने लगता है रिजल्ट उसी में अपने आप आने लगता है. तो मज़ा करना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ. फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी of two fundamental constituents of the universe. तो यूनिवर्स दो ही चीजों से बनता है, एक होता है मैटर और एक को हम कहते हैं रेडिएशन. So when many molecules and the atoms combine together, we get a different phase of matter. That's namely gas, liquid and solid, and depending on the physical conditions. तो हम solid, liquid, gas को identify करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. उसकी फिजिकल फिनोमेना या तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. अंडर द सर्टेन टेम्परेचर एंड द अदर कंडीशंस वी आल्सो गेट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट वी कॉल द प्लाज्मा. ये भी आप लोगों को शायद पता ही है. द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड एट द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर. एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्लाज्मा मिलता है हाई टेम्परेचर पे, पर उसका जब आप प्लाज्मा हो उसके अंदर अगर ऐसे हाथ डालते हो ना, यू रियलाइज कि वो काफ़ी ठंडा होता है. ओके, जस्ट टेक इट एज अ इंफॉर्मेशन. वैसे इंटरनेट पे सर्च आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, एवरी टाइम वी जस्ट ट्राई टू चेक दैट फैक्ट. ओके, बस हम एक जगह पे फैक्ट चेक करना भूल जाते हैं. जैसे भी कोई भी न्यूज़ व्हाट्सएप पे आता है, उसको चेक करना भूल जाते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत. तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, उसमें जो भी दिया जाता है उसको हम सही ही मान के चलते हैं. ओके, बट यस, प्लाज्मा जो है वो मिलता है या तो वी ऑब्टेन एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर. और जब प्लाज्मा हो कहीं पे, अगर उसमें अगर आप टच करो तो गर्म नहीं होता. ओके, कोई बात नहीं. Physics has taught us the technique of achieving a very low temperature, which results in the development of cryogenics. Okay, future इन सब के ऊपर डिपेंड करता है. वैसे ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पे मून पे जाना, मार्स पे जाना, कोई भी अलग जगह पे जाना जहाँ पे टेम्परेचर का कोई वेरिएशन हो, तो हमें ये सभी बातें उससे पता चलती है. हम ये काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं. जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस हो वहाँ पे भी हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसलिए ये चैप्टर हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है. It is physics which introduces us to the radiation and the taught us to accelerate charged particles. ये थोड़ा सा बाउंस जाएगा ताकि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है. Physics gave instruments based on the ultrasonic and optical fibers. There are so many instruments we are using in the medical sciences. अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स या तो अलग अलग टाइप के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर और इन वेरियस फील्ड, तो वहाँ पे काफ़ी सारा फिजिक्स जो है वो यूज़ होता है. ओके, अलग अलग चीज़ें बहुत काम की होती है. उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हैं. यूजफुल सम मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाइक एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंडोस्कोपी आर आल्सो ड्यू टू फिजिक्स. तो मेडिकल फील्ड के अंदर भी आप जाते हैं तो भी वहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे फिजिक्स तो होता ही है. ठीक है. Instruments like microscope,
EM, दैट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है, या तो इसको चीज़ें तो नहीं कहा जा सकता है, बट वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं उसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, डिपेंड्स उसकी क्वालिटी। सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज होता है, और डिटेल स्टडी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उसका यूज किया जाता है। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल टेक्नोलॉजी। ओके, पहले की अगर आप बात करें तो पहले जो मटेरियल आते थे और आज जो मटेरियल आते हैं उसका क्वालिटी इम्प्रूव होता है, उसका लाइफ इम्प्रूव होता है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से वो मटेरियल जो है वो कंफर्ट भी देता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, आजकल अगर आपने टीवी में कभी ऐड देखा हो तो देयर आर सम सर्टेन फैब्रिक्स, जो अभी ऐड चल रहा था, मुझे ब्रांड तो याद नहीं है, पर वहाँ पे ऐसा बताया था कि वो आपको वायरस बैक्टीरिया से ये फैब्रिक बचाता है। या तो देयर आर सम सर्टेन काइंड ऑफ फैब्रिक दैट वी कॉल एज अ रिंकल फ्री। मतलब रिंकल फ्री मतलब क्या था कि उसको आप कैसे भी यूज करो वहाँ पे वो कपड़ा एकदम सीधा ही रहता है, दैट्स रिंकल फ्री क्लोथ्स। तो वहाँ पे काफ़ी सारे साइंस का यूज होता है, आइदर यू कैन सी इट्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ये तो हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से हम ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स वगैरह करते हैं, बट साइंस के लिए तो ये सब कुछ साइंस ही है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए साइंस ही एक चीज है जिससे ये सब कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। So physicists are attempting to solve two principles stressed in the physics. One is a unification and another is a reduction. अब इन दो वर्ड्स को समझने का ट्राई करिए तो यूनिफिकेशन एक सिंपल सी बात समझाता है। यूनिफिकेशन टू यूनिफाइड, दो अलग अलग फिनोमेना को कंबाइंड करना, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। यानी एक फिनोमेना का कोई दूसरी फिनोमेना के साथ क्या कोई कनेक्शन है ऐसा देखना, कोई अलग अलग फिनोमेना को कंबाइंड करके उसका कोई कॉमन रिलेशन ढूंढना, कॉमन रिलेशन निकालना, उसको कहते हैं यूनिफिकेशन करना। अगर ऐसी कोई एग्जिट कोई फिनोमेना कोई दूसरी जगह पे भी हो रही है तो दो अलग अलग फिनोमेना को कंबाइंड करना, इट्स कॉल्ड एज ए यूनिफिकेशन। यूनिफाई करना मतलब क्या, तो कि दो अलग चीजों को कंबाइंड करना, जिसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, दो अलग अलग चीजों को मिक्स करना, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। एंड रिडक्शन, रिडक्शन यानी मिनिमाइज करना। तो हम दो चीजों को क्यों मिक्स करना चाहते हैं, दो अलग अलग फिनोमेना को, ताकि वो दो अलग अलग फिनोमेना जो है वो क्या काम करेगी, तो कि वो दो अलग अलग फिनोमेना जो है वो अपना काम आसान करेगी, इसलिए हम उसको रिडक्शनिज्म के ऊपर भी ले जाते हैं। तो फिजिक्स या तो जो फिजिसिस्ट है उसका मेन पर्पज ये है कि हम हो सके उतना उसको मिनिमाइज करें तो हमें बेहतर से बेहतर आइडिया मिले। इसके एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। शायद उस टाइम पे तो आपका शायद बर्थ भी नहीं हुआ होगा, पर अब ऐसा कहा जा सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉन्ग बैक स्टोरी बट इट इज जस्ट 10 to 12 years बैक। ओके, तो उस टाइम पे एक फोन आता था नोकिया कंपनी का 6600। वो ऐसा हो तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या ऐसा कोई फोन आता था, नोकिया 6600। ओके, दैट फोन इज a good success or you can say it's a very popular phone. Why? नंबर एक, उसका स्क्रीन इतना था, आई रिपीट कितना था, इतना था, कलर स्क्रीन था, वहां पे एक जॉयस्टिक हुआ करता था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर मेमोरी कार्ड था। मैं लिखता हूँ, मेमोरी कार्ड था, और मेमोरी कार्ड था 512 MB का, हंसना मना है। ओके, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग कि उस फोन के अंदर 512 MB का मेमोरी कार्ड आता था। ओके, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तो कहेंगे हाँ बेटा आता था। और आज के फोन सर 6 GB का रैम है। कितने का? 6 GB का रैम है। अब कहाँ 6 GB का रैम, कहाँ 512 MB का मेमोरी कार्ड।
वो मेमोरी कार्ड और आज के जो मेमोरी कार्ड आते हैं, अगर मान लो मैं आज ऐसा कह दूं कि 64 GB का मेमोरी कार्ड है, वो मेमोरी कार्ड ये जो 512 था ना, मैंने संभाल के रखा था ताकि वो मुझे लग रहा था कि इसको संभाल कर रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रखता ना तो आई थिंक ये उसका परफेक्ट साइज था, या तो इससे थोड़ा बड़ा हो तो भी नहीं कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर आप आज 64 GB का मेमोरी कार्ड लेने जाओ तो शायद ये साइज का आता है, 1/4। एंड थिंक अबाउट द साइज, नॉट फिजिकल साइज बट मेमोरी स्टोरेज साइज की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ 512 और कहाँ 64 GB, और यू कैन से 32 GB तो भी चलता है। वास्ट डिफरेंस। ऑब्जेक्ट छोटा होता गया, स्पेस बढ़ता गया। इट्स रिडक्शनिज्म। ओके, सोचने वाली बातें फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ओके, आज हमारे पास काफी कुछ होता है, फिर भी दिमाग काफी बार खाली ही होता है। ओके, ये भी फिजिक्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, मजेदार चीज ही है। So here they mention the unification, the attempts to unify fundamental forces of nature. यहाँ पे जो हम नेचर की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म है, उसमें हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को, साइंस को। ओके, सो द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई, जो हम नेचर के फोर्सेस देखते हैं उसको अगर हम यूनिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पे कुछ बातें अच्छी हो सकती है, वो उसका मेन पर्पस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है, दैट्स नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अबाउट द रिडक्शनिज्म। रिडक्शन, तो रिडक्शन बेसिकली क्या कहता है, हियर इट इज अबाउट related efforts to derive this. Okay, so exactly reduction, that's a related efforts to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and the interaction of its constituent simpler parts. This approach is called reductionism. वैसे फिजिक्स उसी को कहते हैं, काफी बार बहुत सिंपल सी बात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वैसे यहाँ पे वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, बाकी आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना है। रिडक्शनिज्म मतलब आपको ऐसा ही समझाना है यहाँ पे कि कोई भी बड़ी फिनोमिना हो, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, उसको अगर हम सिंपलर फॉर्म में दे सकते हैं उसको रिडक्शनिज्म कहते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब आते हैं इस चैप्टर के 4 मेजर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 8, लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, उसके पार्ट 1 में चैप्टर 1 के अंदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो भी आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर पार्ट 2 के अंदर, और ये भी पढ़ेंगे उसी टाइम पे। तो जो 4 फोर्सेस अभी हम फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली आप तो पढ़ने वाले हैं 11th के अंदर में एक, और बाकी के 3 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, फिर भी यहाँ पे दिया है, सो आई इंसिस्ट कि एज ए इंफॉर्मेशन आप उसको एक्सेप्ट करिए, बाकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, जस्ट टेक दिस चैप्टर एज ए इंफॉर्मेटिव चैप्टर। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पे जैसे दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे उसको मैथमेटिकली, यानी जो लिखा है ना उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्म, कहा ऐसे जाता है मैथमेटिकल फॉर्म, पर जो यहाँ पे लिखा है द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए दैट इज एफ अबाउट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी 2 मासेस होंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2। 2 मासेस हमने ले लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो जो मैं पढ़ रहा था उसी को मैं सिर्फ यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा था। F फोर्स है, m1 m2 उसका मास है, और r उसका डिस्टेंस है। वैसे डिस्टेंस को d भी कह सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो एक कांस्टेंट लिया जाता है कैपिटल G,
दिया है तो वो लेना है, m1 m2 by r square. If you want to say it's a d square also. So this is a gravitational force formula जो आप पढ़ने वाले हो 11th स्टैंडर्ड पार्ट 1 चैप्टर 8 के अंदर, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कम आएगा, इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है. दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ए सेलेस्टियल बॉडीज, जो बॉडी डिस्टिंक्ट मतलब दूर है एक दूसरे से, उसके लिए यूज होता है. जनरली हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जो ये फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूँ तो वो बेसिकली लगता है सन अर्थ के बीच में, अर्थ मून के बीच में, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में वो ज्यादा लगता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट ज्यादा देता है. नेक्स्ट वन इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज ऑल्सो लाइक, जैसे मास था तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मास किससे बनता है, तो कि मटेरियल, पार्टिकल, दैट्स मॉलिक्यूल्स, एटम्स. एटम्स किससे बनते हैं, तो कि चार्ज. तो जो चार्ज की बात करते हैं वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. डिटेलिंग 12th में आएगा, अभी इतना याद रखने का. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दो चार्ज के बीच में ये जो फोर्स लगता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहना है. When charged particles are at rest, when at rest, the force between them is known as static electric force. अगर मान लो चार्ज मोशन में नहीं है, जैसे कि अगर आप बात करें तो विंटर की सीजन में स्पेशली जब आप घर में अगर स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं, अगर आप प्लास्टिक चेयर के ऊपर बैठे हैं, किसी ने डोरबेल बजाए, जैसे आप खड़े हुए हैंडल को टच किया, जैसे आपने हैंडल को टच किया वहां पे हल्का सा स्पार्क हुआ. ओके, दैट इज फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दैट, प्लास्टिक स्किन लिया, बालों के साथ रब किया, बिट्स ऑफ पेपर लिए, उसके ऊपर रखा, उसने पेपर को अट्रैक्ट किया, इट्स ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. डिटेलिंग 12th में आता है, यहाँ पे बस सिर्फ इतना याद रखने का ट्राई करने का. When charge is in a motion, they produce a magnetic effect, and the magnetic field that gives a rise to a force on the moving charge. ओके, जैसे कोई चार्ज स्टेशनरी हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, चार्ज मोशन में हो दैट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपने पढ़ा था, करंट. ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिसको आप कहते हैं करंट, और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है. सो इट इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ here the mention the intensity of the magnetic field gets changed because of the motion of the charged particle change. तो चार्ज पार्टिकल की वजह से ये इफेक्ट भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो चेंज हो सकता है, उसका इंटेंसिटी. द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज in general inseparable, hence its combined effect is called electromagnetic force. इतना छोटा सा याद रखने का ट्राई करने का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने. जहाँ पे चार्ज की बात होती हो, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट होता हो, दोनों साथ साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. डिटेलिंग तो आपको 12th स्टैंडर्ड में ही पता चलेगा. अभी के लिए इसमें एफर्ट नहीं डालना है, ये चीजें इस चैप्टर के लिए समझने वाली नहीं है, और जब जब समझने वाली बातें आएंगी तो उसको डेफिनेटली समझने का ट्राई करने का. ओके, जनरली हम पहले 3rd चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद ये 1st चैप्टर पढ़ाते हैं. तो 3rd चैप्टर के अंदर ग्राफ वगैरह आते हैं, उसको समझना होता है, तो वो आप शायद कोई कोई बार याद रखना पसंद करते हो. ये याद रखने वाला है, उसको समझने का ट्राई मत करो, एटलीस्ट अभी के लिए. ओके, there are some certain points in 11th and 12th physics, also in engineering. There are some certain points just for reading. Some certain points read and just understand. Some other points read, understand and learn. And there are few points also in physics at your level. Just try to understand and learn. I repeat, try to understand and learn. अगर मान लो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस आपके सामने किया गया था सॉलिड, लिक्विड और गैस का, जहां तक मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड में. अगर मान लो 4th स्टैंडर्ड में आपको ऐसा पढ़ाते
कि देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस होता है। फोर्थ आपको पता नहीं, पर प्लाज्मा भी होता है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। वो एक अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। हाइड्रोजन हो तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम होता है, ऐसा। तो क्या वो फोर्थ वाला बच्चा समझ पाता है? फोर्थ वाला बच्चा क्या समझता है कि सॉलिड लिक्विड गैस, वाटर, आइस एंड वेपर, बात खत्म करो। फिफ्थ स्टैंडर्ड में उसको बताया गया कि यार तुमने जो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था ना, कि वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो कि सॉलिड का अपना ऑब्जेक्ट होता है। देखो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, कि हाँ यार लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। क्यों शेप नहीं होता है उसका? तब वो समझता कि उसकी मॉलिक्यूल्स या तो उसके जो पार्टिकल, उसका कोई डिस्टेंस कुछ मैटर करता होगा। नेक्स्ट ईयर उसको ऐसा समझाया गया कि ये कैसे बनता है। ओके, एटम्स को जब पहली बार एटम वर्ड रखा तो ऐसा कहते हैं कि इट्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इनसेपरेबल, ओके, इंडिविजिबल। उसके बाद आया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसी के अंदर। तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अब इसका सेपरेशन नहीं हो सकता है। अब आप फिर से थोड़े बड़े हो गए, तब आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किससे बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस किससे बनता है। क्यों? तो क्या वो लेवल बना, पर अभी जितना लेवल बना है उसी के हिसाब से बताया जाता है। तो जो आपको 100% यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया जाए, जो एक्सप्लेन किया जाए, उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ओके, बट एट दिस एज ऑलवेज योर लॉजिकल माइंड इज वेरी अलर्ट। ओके, व्हाई वी एक्सेप्ट? ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट एक्सेप्ट। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, पर कभी ना कभी तो थोड़ा एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। और एक्सेप्ट करोगे, अगर परसों ही करना है तो आज और अभी क्यों ना एक्सेप्ट कर लिया जाए। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस खुद करना चाहते हैं और उसके बाद वो एक्सपीरियंस करने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर किसी इंसान को फास्ट स्कूटर चलाते हुए देखा, वो गिरा, उसका एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह से बेचारा परेशान हुआ, तो उसमें से सीखना कोई जरूरी नहीं है। हम भी चलाएंगे, बारिश हो तो और स्पीड में चलाएंगे, हम भी टूटेंगे, नाक टूटेगी, पैर टूटेगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, तब हम भी शायद सीखेंगे कि हाँ यार उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ओके, सो देयर आर सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट पीपल, कि सब कुछ एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। किसी को एक्सपीरियंस हो चुका है, उसमें से भी हम लर्न कर सकते हैं। तो स्पेशल इन फिजिक्स जो आपको बताया जाता है कि ये पढ़ने वाला पॉइंट है, ये पढ़कर समझने वाला पॉइंट है, ये पढ़कर समझकर याद रखने वाला पॉइंट है, और ये शायद समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज ये याद रखने वाला पॉइंट है। हर एक जगह पे बताया जाता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको ऐसे जैसे बताया जाता है वैसे फॉलो करते हैं, खुद के लॉजिक से ही अपने को उन चीजों को हैंडल करना है। करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर एक चीज का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे नीचे वाली ये जो लाइन है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी प्रोटॉन्स, एग्जाम्पल 36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मतलब क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज जो बहुत दूर दूर हो वहां पे लगता है। तो ऑफ कोर्स इतना तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। Strong nuclear force, the force within the nucleus. Within the nucleus there must exist a strong attractive force. प्रोटॉन प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पकड़ कर रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी पकड़ के रखता है। इन सब फैमिली मेंबर्स के बारे में जब आएगा न्यूक्लियस चैप्टर, ज्यादा पता चलेगा। पर इतना तय रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ताकि वो विद इन न्यूक्लियस लगता है। ओके, और जब भी ऐसा लगे तो लेक्चर को बार बार रिवाइज करिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जितना अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे उतना आपको ज्यादा पता चलेगा। सो द चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स एक्टिंग बिटवीन, मतलब वहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, ऐसा कुछ वहां पे नहीं सोचना है। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव तो कि नहीं, सॉरी, इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। वहां पे वो पॉजिटिव पॉजिटिव का कोई रिलेशन आता नहीं है।
So the proton, neutron and neutron within the nucleus is known as strong nuclear force. This force is 100 times greater than the electromagnetic force, जो strongest force भी माना जाता है. And as this force exists within the nucleus, it is a short range force. बहुत छोटे वाले डिस्टेंस के लिए लगता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, पर उसके लगने का या तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसका रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा अलग टाइप का रहता है. So weak nuclear force appears only in a certain nuclear process. अब इसके लिए शायद आपने वर्ड सुना हो जिसको हम कहते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, जो यहाँ पे दिया है. ओके, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, यूरेनियम, थोरियम. ओके, ऐसा अगर आपने कहीं एक्स्ट्रा सुना हो तब ये आता है. बीटा डीके आता है 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर के अंदर, दैट्स अ चैप्टर नंबर 12 and 13. जनरली वो चैप्टर्स में एकदम लास्ट में करवाता हूँ. ओके, तो यहाँ पे जो बातें हैं मैं ऐसे जनरली कहता हूँ कि ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है और ये जो भी है वो आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर में. तो अभी के लिए बस इतना जो दिया गया उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का ट्राई करने का. द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका नाम भले ही वीक न्यूक्लियर हो, अरे लगता तो न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर लगता है. इसलिए यहाँ पे बताया है कि दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो ये एक रिलेशन दिया है. ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, तो कि इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के कंपैरिजन में अगर इसको मैं 1 कहता हूँ तो ये उससे 10⁻38 टाइम्स वीकर है. लॉन्ग रेंज है, ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा जो दिया गया है उसको याद रखने का और समझने का ट्राई करने का. जैसे बताया 100 टाइम्स, तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अगर 1 है तो 10⁻² टाइम्स है, यानी 1/100. तो अगर मैं उसका उल्टा कंपैरिजन लूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻² टाइम्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के रिस्पेक्ट में. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में 10⁻² टाइम्स है, मतलब वो उतना पॉजिटिव है, उतना वो हायर है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी मैंने डेटा लिया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के कंपैरिजन में लिया है. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. तो यानी यहाँ पे आते हैं कंजर्वेशन की बातें. ये ऐसा कंजर्वेशन का लॉ है जो आप पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो आपको आता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ओके, इट जस्ट we can say that transfer from one form of energy to the another form of energy. आई थिंक आप 10th में भी पढ़ चुके हो. यहाँ पे भी बस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछा जाता है. सेकेंड वन आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये पढ़ेंगे आप 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, पर यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट काम का है, थोड़ा बहुत ट्राई करने का. During any process taking place in an electrically isolated system, the algebraic sum of the charges always remains constant. इस चैप्टर के अंदर ये जो जो स्लाइड्स है ना वो सभी की सभी स्लाइड्स एटलीस्ट जो भी पॉइंट्स है वो एक एक दो बार लिखो ना तो कुछ ना कुछ तो आपको याद रह ही जाता है, और उसी में से जो काम का है वो आपको पूछा ही जाता है. बाकी हमारे नोट से मोर देन इनफ कंटेंट दिया हुआ है. ओके, 2 मार्क जितना इंपॉर्टेंस दो तो चलेगा यार, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर. अब ये जो मोमेंटम वाली बात है वो बहुत मजेदार होती है. जैसे कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो कोई कहीं पुश करने नहीं जाता है, कोई उसको रोटेट नहीं करवाता है, तो वहां पे ऐसा कहा जाता है उसके ऊपर लगने वाला रोटेशनल मोशन, रोटेशनल फोर्स है वो 0 है, फिर भी उसका मोशन कंटिन्यू रखता है. तो यहाँ पे उसको एक लीनियर टर्म में मैं समझने का ट्राई करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0. अगर कहीं पे लगने वाला फोर्स 0 हो, अगर मोमेंट तो अगर फोर्स 0 हो तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अभी मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्टेटमेंट याद रखिए, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 मोमेंटम इज कांस्टेंट. ओके, डिटेलिंग तो जब चैप्टर में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा. और कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5. ओके, पर अभी के लिए स्टेटमेंट अपने को आना चाहिए. ओके, सीधी बात, नो बकवास. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर करो ना
तो वहां पे लीनियर फोर्स बोला था, यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क बोला है. टॉर्क इज ए फोर्स ऑल्सो, बट इट इज अबाउट रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, दैट इज थिंग. ओके, और वहां लीनियर मोमेंटम वर्ड था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वर्ड आ गया. बाकी सब कुछ सेम टू सेम. If the resultant external torque acting on a system is zero, so total angular momentum of the system is constant. इसका एग्जांपल देने का ट्राई किया कि अर्थ के ऊपर कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगा रहा है, फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट ही रहता है. अर्थ हर एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, हर एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट कर देता है, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन टॉर्क लगता नहीं. अंडरस्टैंड? तो उसको हम कहते हैं बेसिक फंडा ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट. ओके, अब ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पर मजेदार है इसलिए मैंने रखा है. जैसे कि यहाँ पे बताया कि स्पेस इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. अब ये थोड़े केमिस्ट्री के रिलेटेड वर्ड है, पर मैं उसको फिजिक्स के टर्म में समझाने का ट्राई करता हूँ. होमोजीनियस मतलब कैसा और आइसोट्रॉपिक मतलब कैसा. आइसोट्रॉपिक का मतलब हर एक डायरेक्शंस में जिसका इफेक्ट सेम हो, और होमोजीनियस मतलब पूरा का पूरा मटेरियल सेम हो. उसको अब समझने का ट्राई करिएगा. मजेदार एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ यू वांट टू मेक अ लेमन शरबत, લીંબુનું શરબત બનાવવું છે તમારે, ओके, तो क्या करेंगे आप? ग्लास, थोड़ा शुगर डाला, थोड़ा नमक डाला, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, और बिना स्टर किए आपने एक चम्मच एकदम ऊपर वाली सरफेस से टेस्ट किया. इट्स लाइक वाटर, नो इफेक्ट. अब आपने क्या किया? स्ट्रॉ लिया. अभी स्टर नहीं किया. स्ट्रॉ आप मिडल तक लेकर गए, ये तो एकदम नीचे लेकर गए, और वहां से आपने थोड़ा सा टेस्ट किया. थोड़ा सा मिक्स टेस्ट, थोड़ा लेमन का टेस्ट आएगा, थोड़ा शुगर वाला टेस्ट आएगा. पर वो जहां जहां से आप टेस्ट कर रहे हैं ना, लेवल वाइज में बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लेवल्स. अगर ऊपर के कोई भी कोने से अगर आप ऐसा स्ट्रो रखकर अगर आप ऊपर वाले कोई भी जगह से टेस्ट करेंगे ना, तो वो सेम पानी का टेस्ट ही आएगा. नीचे वाले कोई भी जगह से टेस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा शुगर बेस्ड टेस्ट आएगा. दैट्स कॉल्ड आइसोट्रॉपिक. हर एक डायरेक्शन में जिसका इफेक्ट सेम है उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक. ओके, होमोजीनियस मतलब क्या? आपने नींबू शरबत हिला दिया, मस्त एकदम चकाचक रेडी कर दिया. अब आप ऊपर से टेस्ट करें, आधा खत्म खाली करने के बाद कहीं से टेस्ट करें, या तो लास्ट में एंड में टेस्ट करें. हर जगह पे उसका टेस्ट अगर आपको सेम मिला, ऐसा अगर हम कहीं देखते हैं, उसको कहते हैं होमोजीनियस लिक्विड. तो यहाँ पे बताया है कि स्पेस एवरीवेयर सेम है, दैट्स कॉल्ड एज अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. And as a result of this, we have the law of conservation of linear momentum and law of conservation of angular momentum. ये स्टेटमेंट है, याद रखने वाला, याद रखने का, ट्राई करने का. ओके, डिटेल में समझने जाओगे आधा एक घंटा. अगर आपने इंटरनेट पे और ज्यादा सर्फिंग किया, and then you come on that conclusion, space is homogeneous and isotropic, so better thing is that अभी 2 मिनट में काम खत्म किया, उतना याद रखो, उतना काम का है. अभी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, ताकि वो आपको कोई मार्क नहीं देने वाला है. सो रिलैक्स, जितना बोला जाए उतना काम करिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. बट टाइम इज ऑल्सो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. बिकॉज ऑफ होमोजिनिटी ऑफ टाइम वी हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब ये जो है ना वो थोड़ा मजेदार है. जैसे कि हम टाइम फ्रेम में है, टाइम जोन में है. जैसे अभी का ये जो टाइम चल रहा है, तो हमारे लिए सेम टाइम चल रहा है, मतलब वी आर इन दिस era, in this age. But if we think about 1,000 years back, तो 1,000 years back जो भी लोग जीते थे उसका लाइफ अलग था, पर उस टाइम पे तो सबका लाइफ एक जैसा ही था. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. और वहां पे उस टाइम पे आज से 5,000 साल पहले, या तो 200 साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं चलते, तो 200 साल पहले, या चलो 400 साल पहले, तो हर जगह पे वो कल्चर डिफरेंट था. बट एट दैट मोमेंट वहां तो सबके लिए वो कैसा था? एक जैसा ही था.
और वहाँ से उस टाइम से लेकर इस टाइम में काफ़ी कुछ चेंज हुआ, बट वो टाइम भी तो है, इसलिए वो होमोजीनियस भी है और आइसोट्रॉपिक भी है। हर पॉइंट को लेकर जितना समझाओ उतना सुनिए और इंजॉय करिए इस चैप्टर के लिए स्पेशली, ठीक है। बस तो यहाँ पे देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर करने जितना इतना ही था, इतना कर दिया, मोर देन इनफ है। बाकी यहाँ पे जितना समझाया उतना लिखो, बाकी अपने नोट से उसमें से थोड़ा होमवर्क करो, मोर देन इनफ है। यहाँ पे जो 4 लॉ मैंने बताए थे उस 4 लॉ के लिए कुछ कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आएगी, तो वो नोट्स के अंदर हमने दिया हुआ है। तो उसको जैसे 7-8 प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, तो कितने पॉइंट्स लिखने के? 4। कौन से 4 लिखेंगे? जो 4 आपको अच्छे लगे वो पॉइंट्स आप लिखो, जो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो लर्न करके लिखो। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर में से बहुत सिंपल सी बातों को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कोई ज्यादा टेंशन इसका लेना नहीं है। सो रिलैक्स एंड एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, और इसलिए हम ये पहले चैप्टर लेते नहीं हैं ताकि अपने को खत्म करने में ज्यादा मजा नहीं आता है, ताकि यहाँ पे चैप्टर्स और काफी कुछ खत्म हो जाता है। तो बेटर थिंग इज दैट स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस, एंड वी ऑलवेज बिलीव इन विन द रेस। ओके, तो आराम से जाइए, बहुत इनफ टाइम है, पर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए तो आपको अच्छा रिजल्ट है वो मिल सकता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। ओके, चलो टिल देन बाय बाय। ओके, अभी लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से या तो बाकी का जो पोर्शन है वहां से हम बात अपनी आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।